नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज आपसे बात करूंगा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय में, जहां एमए, एमकॉम, एमएससी और पीएचडी के प्रवेश के लिए निकले हैं फॉर्म। आप यदि इच्छुक हैं इन विषयों में आवेदन करने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा। और कई चरणों में इस सूचना को मैं शेयर करूंगा और कई भागों में बताऊंगा, इसलिए हर भाग को ध्यान से देखिएगा। किसी भाग में आपको रजिस्ट्रेशन की फीस के विषय में, किसी में पाठ्यक्रम, किसी में नियम और किसी में पीएचडी से संबंधित जानकारी होगी। इसीलिए इस चरण को समझते हुए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के कई चरणों में फॉर्म निकले हैं। याद रखिएगा, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में मेरा यह तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो बनाए थे, एक वीडियो मैंने जून में बनाया था और एक वीडियो मैंने अप्रैल के महीने में बनाया था, और ये तीसरा वीडियो है। यानी कि सन 2020 में इसी विश्वविद्यालय के एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर पीएचडी पाठ्यक्रम में ये तीसरी बार फॉर्म निकल रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइम में सभी विभागों में फॉर्म निकालना संभव नहीं था इस विश्वविद्यालय के लिए। कारण कई इसके राजनीतिक भी थे और कई एकेडमिक भी थे। जैसे ही मैं विश्वविद्यालय का नाम लूंगा, आप इसके राजनीतिक कारणों से पुनः और स्वतः ही परिचित हो जाएंगे। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी या बच्चे नहीं जान पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बात करते हैं। सबसे पहला चरण है इसका। और ध्यान रखिएगा, यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो सूचनाएं मिस हो जाएंगी, और जब सूचनाएं मिस हो जाएंगी फिर आप मुझसे सवाल करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद सवाल करेंगे तो मैं जवाब बेहतर तरीके से दे पाऊंगा और आप मेरे दिए गए जवाब को अच्छे से समझ भी सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप डेट को नोट कर लीजिए। और कुछ चीजें आवेदन के वक्त ही आपको मालूम चलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो प्रोस्पेक्टर में, जो नोटिफिकेशन में और जो वेबसाइट पे जानकारी है, मैं वही आपको बता सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के दौरान का प्रोसेस क्या है, इस विषय में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। इस बात को मैं पहले ही बता दूं। तो हम बात करते हैं सीधे सीधे एडमिशन की। 9 नवंबर को आया है एप्लीकेशन फॉर्म, और आज जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, है 15 नवंबर 2020। 9 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट आ गए थे और लगभग 11 और 12 नवंबर को वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया था। और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से ही है, याद रखिएगा, ऑफलाइन नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन है, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, यह आपको 30 नवंबर के बाद पता चलेगा। लेकिन इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, वह है सभी पाठ्यक्रमों के लिए। अभी मैं पाठ्यक्रम का नाम बताऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी पाठ्यक्रम के फॉर्म नहीं निकले हैं। जिन पाठ्यक्रम के फॉर्म निकले हैं मैं उन पाठ्यक्रम का नाम बताऊंगा। आपका जो पाठ्यक्रम है उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि कोर्स को बढ़ते वक्त में आपको पाठ्यक्रम में ध्यान रखना होगा। क्योंकि पाठ्यक्रम भी इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है, इसकी जो पढ़ाई लिखाई है इस विश्वविद्यालय की, वह 2 कैंपसेस में होती है। जी हाँ, 2 कैंपसेस में होती है, नॉर्थ या साउथ समझ लीजिए। तो इसके 2 कैंपसेस हैं और हर कैंपस में अलग अलग कोर्सेज है। इसीलिए जब आप नामांकन दर्ज करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे, तब आपको कोर्स और कैंपस का याद होना और पता होना बेहद ज्यादा जरूरी है। और पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त एक छोटा सा आर्टिकल या लेख भी सबमिट करना है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो टाइप भी कर सकते हैं। वह क्या है, कैसे करना है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मास्टर ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट को नोट करिए आप। मास्टर ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट 15 हैं। हर सब्जेक्ट का मैं नाम बोलूंगा, उसको आप नोट कर लीजिए। एमए नहीं बोलूंगा हर सब्जेक्ट के सामने, मैं खाली सब्जेक्ट बोलूंगा, आप एमए अपने आप जोड़ लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी, अडल्ट एंड काउंटिंग एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एजुकेशन और इंग्लिश, फोक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। खासी एक वहाँ की भाषा है, KHASI खासी। फिर है आपकी लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। इन मास्टर ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आवेदन करना है। अगला है आपके मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी के सब्जेक्ट। इसमें है आपके देखिए, एंथ्रोपोलॉजी मास्टर ऑफ आर्ट्स में भी है और एंथ्रोपोलॉजी मास्टर ऑफ साइंस में भी है। इसीलिए कैंपस और कोर्स का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता दूं, एंथ्रोपोलॉजी आर्ट्स में भी है और साइंस में भी है।
मास्टर ऑफ साइंस का पहला सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, अगला है बॉटनी या प्लानिट बॉटनी, प्लानिट बायोलॉजी, फिर है इसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी। इसके साथ ही साथ मास्टर ऑफ कॉमर्स के लिए भी फॉर्म निकले, जिसे एमकॉम बोलते हैं, और एम यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके लिए भी आवेदन निकला है, और एल एल एम इसके लिए भी आवेदन है, और मास्टर ऑफ एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं एमएड, इसके लिए भी आवेदन निकला है। और साथ ही साथ कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी इसमें आवेदन निकला है। इसमें है डिप्लोमा इन पेंटिंग, डिप्लोमा इन म्यूजिक एंड डिप्लोमा इन म्यूजिक एंड पेंटिंग, फिर है डिप्लोमा इन जियोफर्मेंटेशन। और ये दो डिपार्टमेंट से अलग अलग है। जो डिप्लोमा इन पेंटिंग वाला आपका कोर्स और म्यूजिक वाला कोर्स है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिविटी से होगा, और दूसरा जो आपको मैंने बताया जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये होगा डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से। तो इन डिप्लोमा कोर्स में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएचडी के पाठ्यक्रमों की। पीएचडी के पाठ्यक्रम को नोट करिए, लगभग 26 विषय हैं जिसमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले विषय से लेकर अंतिम विषय तक आऊंगा, और फिर मैं आऊंगा अगले स्टेप रजिस्ट्रेशन फीस तक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग अलग है, मास्टर्स की अलग है और पीएचडी की अलग है। कितनी फीस है मैं आपको बताऊंगा। पीएचडी में एंथ्रोपोलॉजी, अडल्ट काउंटिंग एंड एजुकेशन, ये एक ही सब्जेक्ट है पूरा, दूसरा वाला अडल्ट एंड काउंटिंग एजुकेशन, तीसरा है बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फोकलिस्टिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, फिर वही लैंग्वेज आगे खासी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी और लिंग्विस्टिक और सोशोलॉजी। इन सब्जेक्ट में पीएचडी की सीटें हैं। पहले मैंने आपको बताई मास्टर ऑफ आर्ट्स, फिर मास्टर ऑफ साइंस, फिर डिप्लोमा और उसके बाद पीएचडी। इनके बाद अब कैंपस से सुन लीजिए। मैंने जैसे कि बताया, हर कैंपस में सभी विषय की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए मैं कैंपस का नाम बोलूंगा और सब्जेक्ट का नाम भी बोलूंगा, इसको भी नोट कर लीजिए। पहले कैंपस में ये जो मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई है उसमें है इंग्लिश, एजुकेशन, गारो, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और इसी में एक और है एमएससी की एक और मास्टर है रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फिर है इसमें एमसीए, और इसमें है पीएचडी भी इसी कैंपस में होती है, पीएचडी इन एजुकेशन, पीएचडी इन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, गाओ लैंग्वेज है, इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी। ये जो मैंने आपको विषय बताए अब इंग्लिश से लेकर हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी का, तो ये सब एक कैंपस में होंगे। उस कैंपस का नाम है TURA, टूरा कैंपस, टूरा या टूरा जो भी समझ लीजिए, टूरा कैंपस में ये कोर्सेज होंगे। और जो बाकी हुए कैंपस हैं, दूसरा कैंपस उसका नाम है शिलोंग कैंपस, उसके अंदर अलग पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी जो इससे इतर है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नेहरू विश्वविद्यालय की, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से संबंधित एक कॉमन एंट्रेंस होता है और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ क्राइटेरिया पे आ जाइए, परसेंटेज पे, कि आपका यदि मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज होना चाहिए बीए में, और यदि पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज होना चाहिए। जितने भी एससी और एसटी बच्चे हैं, यदि वो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन में 45% अंक होना चाहिए कम से कम। और जो अदर बच्चे हैं, ओबीसी, जर्नल और अदर जो वहीं के बच्चे जैसे एसटी बोलते हैं, जो वहीं के ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है और जर्नल में है, और वहीं से डिफेंस से संबंधित, उनके लिए 50% रखा गया। ये मास्टर्स के सभी कोर्सेज में रखा गया है। और जो भी एससी बच्चे हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, जो भी यूजीसी गाइडलाइंस के उसके अकॉर्डिंग 5% का, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज और को समझ लीजिए। और पीएचडी में नामांकन के लिए इसको भी आप जान लीजिए कि पीएचडी में कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए। कम से कम 50% होना चाहिए एमए में आपका, और 55% एमए में होना चाहिए 50%। जर्नल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, जर्नल, ओबीसी
और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है, SC ST PH के लिए और शिलोंग के लिए 45% 50% रखा गया है MA के अंतर्गत। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए रजिस्ट्रेशन फीस पर। यदि आप MSc या MA में अप्लाई कर रहे हैं और आप SC और ST कैटेगरी से हैं, यदि आप MSc और MA में अप्लाई कर रहे हैं और आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको 400 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। यदि आप इन दोनों कैटेगरी के अतिरिक्त किसी कैटेगरी में आते हैं, SC और ST में नहीं है, अन्य किसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी 800 रुपये की। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने फीस बताई है आपको, ये मैंने आपको बताई है PhD के लिए। जी हाँ, ये थोड़ी क्षमा कीजिएगा। हाँ, ये जो मैंने आपको फीस बताई है, ये मैंने आपको कोर्स की फीस बताई है और रजिस्ट्रेशन करेंगे और शिलोंग और टूरा दोनों कैंपस में ये लागू भी होगी। और हम बात करते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की, और जो भी SC ST बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये की, और उनके लिए 250 रुपये की, और अदर्स के लिए 500 रुपये की है। और कुछ कोर्सेज में, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोस्पेक्टर का लिंक भी दिया गया है, इस फीस वाले पोर्शन को और कोर्सेज वाले पोर्शन को कैंपस के अनुसार ध्यान से समझ लीजिएगा और तभी आप फॉर्म को भरिएगा। मुझे भी समझाने में दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि इस तरीके से जानकारी इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रोस्पेक्टस में, जैसे लगता है फोटो शेयर करवा के खींच के वेबसाइट पे डाल दिया गया है और जानकारियां बहुत क्लियर उसके अंतर्गत नहीं है। लेकिन 250 रुपये SC ST की और 500 रुपये जर्नल की फीस रखी गई है, और दूसरे 400 रुपये की और 800 रुपये की भी फीस रखी गई है। अब ये 400 और 800 की फीस PhD वाले पाठ्यक्रम के लिए है, ये क्लियर नहीं है नोटिफिकेशन में, या फिर जो 250 और 500 रुपये की फीस है वह किस कोर्स के लिए है, यह भी क्लियर नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक मेजर चीज पे आइए, खासकर PhD के स्टूडेंट्स और जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, बहुत जरूरी चीज है ये। जो PhD के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं PhD पाठ्यक्रम के लिए, यदि उनकी एज 35 साल से अधिक है, 35 साल तक कोई दिक्कत नहीं, आपकी उम्र 34 साल 11 महीने कुछ दिन है, एडमिशन लेते वक्त, फॉर्म भरते वक्त नहीं, एडमिशन लेते वक्त यदि आपकी उम्र 34 साल कुछ महीने है, तब आप योग्य माने जाएंगे PhD में एडमिशन के बाद प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति के लिए, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन यदि आपकी उम्र 35 साल से अधिक है और यदि आप बॉयज हैं, आदमी हैं, बॉयज हैं, पुरुष हैं, मेल हैं, यदि आप 35 साल से अधिक के हैं तो PhD के दौरान आपको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की जाएगी, ना ही UGC से, ना ही विश्वविद्यालय से, ना ही किसी स्टेट की फेलोशिप स्कॉलरशिप या किसी अन्य संस्थाओं की, जैसे कि ICPR, ICHR, ICCSR, इस तरह की कोई भी फेलोशिप RJNFN आपको प्रदान नहीं की जाएगी यदि आपकी एज 35 साल से अधिक है और आप बॉयज हैं। लेकिन यदि आप गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, मैरिड हैं, तो आपको 45 वर्ष तक की छूट दी गई है, यानी कि आपकी एज 45 वर्ष तक है और आप PhD में अप्लाई कर रही हैं तो आपको फेलोशिप स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। यह नया प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया है और बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसी सत्र में मार्च अप्रैल से जो फॉर्म निकल रहे हैं उसमें ये अप्लाई भी किया गया है। इसीलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो भी PhD में अप्लाई कर रहे हैं एज वाले फैक्टर को। और मैंने एक चीज और बताई थी कि जो भी PhD के बच्चे नामांकन कर रहे हैं उनको एक लेख या आर्टिकल भी देना होगा। वह किस विषय में देना है, किस बारे में देना है, उसको भी आप समझ लीजिए। आपको MPhil और PhD दोनों में अप्लाई होगा। मैंने MPhil की सीटें, MPhil के बारे में नहीं बताया, लेकिन कुछ MPhil के पाठ्यक्रम में सीट निकली हैं, आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। आपको 200 शब्दों में, याद रखिएगा 200 वर्ड्स में क्या बताना है, क्या लिख कर देना, और ये मैंडेटरी है। यदि आप इसको अटैच नहीं करेंगे, नहीं पेस्ट करेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, नहीं आपका इंटरव्यू होगा और आपका एडमिशन भी नहीं होगा। इसीलिए मैंडेटरी है PhD के स्टूडेंट के लिए। आपको उन 200 शब्दों में यह लिख कर देना है कि आप किस विषय पर किस तरीके से रिसर्च करना चाहते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन देना है आपको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ फ्यूचर के संदर्भ में,
कि आने वाले 5 सालों में या 3 सालों में क्या रिसर्च करेंगे, किस तरीके से रिसर्च करेंगे। मोटा मोटा समझिए, सनॉप्सिस नहीं मांगा जा रहा है आपसे, क्योंकि 200 शब्दों में सनॉप्सिस भी नहीं होता है और 200 शब्दों में आपके संभावित सनॉप्सिस की समरी भी नहीं हो सकती है 200 शब्दों में। इसीलिए इसको रिसर्च प्रपोजल या सनॉप्सिस ना समझें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। शिलोंग नेहरू यूनिवर्सिटी के संदर्भ में पीएचडी के स्टूडेंट खासकर, और जो एमए और एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको एक प्रवेश परीक्षा देनी है और उसके बाद उनका चयन हो जाएगा। इंटरव्यू भी नहीं है, लेकिन एमफिल और पीएचडी में प्रवेश परीक्षा भी है, साक्षात्कार भी है। साक्षात्कार के विषय में बहुत से मैंने वीडियो बनाए हैं, मेरे चैनल पर आपको जाएंगे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, जेएनयू के विषय में, गुजरात के विषय में, झारखंड के विषय में, जम्मू के विषय में, कि रिसर्च प्रपोजल क्यों जरूरी है, क्या उसका महत्व है। यदि किसी को बनाना नहीं आता है, कुछ समस्या आती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पीएचडी के स्टूडेंट 200 शब्दों में अपना कुछ ना कुछ रिसर्च प्रपोजल तो नहीं, बल्कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ फ्यूचर प्लान क्या है आपका पीएचडी के दौरान, उसको सबमिट करना है। तो यदि बॉयज हैं तो आपकी एज 35 साल से यदि अधिक होती है तो आपको विश्वविद्यालय की तरफ से और यूजीसी की तरफ से किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि गर्ल्स हैं तो आपकी एज 45 साल तक है तब आपको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। बॉयज अगर 35 या 35 से कम है तब मिलेगा उनको लाभ छात्रवृत्ति का, और गर्ल्स यदि 45 या 45 से कम है तब उनको लाभ मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 24 नवंबर 2020 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोस्पेक्टर का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक, प्रोस्पेक्टर, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और वेबसाइट के लिंक दिए हैं। उसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। लगभग 10 दिन है आपके पास फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन 1 से 2 दिन जरूर दीजिए। आपको समझिए चीजों को, आप किस विषय पर किस तरीके से काम करना चाहते हैं, कैंपस के अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे ही मैंने नेहरू का नाम लिया, नॉर्थ ईस्टर्न, आपको एक शब्द याद आया होगा, उसके 3 अल्फाबेट हैं, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। इसका जो हंगामा चला नवंबर 2019 से लेकर 1 साल होने को आया है, तो 1971 से चल रहा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। तो उसी वजह से इन राजनीतिक कारणों से एकेडमिक सत्र बहुत टुकड़ों में चल रहा है, जिसकी वजह से पुनः ये फॉर्म निकाले गए हैं पीएचडी के लिए। इस विश्वविद्यालय की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यदि आप इसके राजनीतिक कारण को नहीं समझे थे, और एकेडमिक कारण तब आप जान ही गए हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट के विषय में एक चीज अलग से बता दूं कि आपकी प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू एक साथ एक ही स्थान पर होगा। इसका मतलब है यदि मान लीजिए कि 10 दिसंबर को आपकी प्रवेश परीक्षा होती है तो 12 या 13 दिसंबर को आपका साक्षात्कार भी हो जाएगा। इसीलिए 100% तो नहीं कहूंगा, लगभग 80 से 90% संभावनाएं हैं कि नॉर्थ ईस्ट आपको अपने ही कैंपस में बुलाएगा एंट्रेंस देने के लिए, कि आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों एक ही वीक में खत्म हो जाए और आपका रिजल्ट भी आ जाए। और जब वापस आएंगे तो मैं ये भी जानता हूं कि सभी का एडमिशन नहीं होगा, लेकिन जिसका भी एडमिशन होगा फीस जमा कर आए। इसीलिए 4 से 5 दिनों में एंट्रेंस, इंटरव्यू सब कुछ हो जाएगा और सब कुछ ऑफलाइन है प्रवेश परीक्षा तक, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फीस, प्रोस्पेक्टर, सारी जानकारियां ऑनलाइन है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में कुछ बकवास भी की मैंने, कुछ आलतू फालतू बातें भी की। कोई आलतू फालतू बात किए बिना मैं बात रख नहीं सकता हूं और आपको समझने में मजा नहीं आएगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए अप्लाई कीजिए पीएचडी कोर्सेज में, एमएससी और एमए वाले कोर्सेज में, और कैंपस का और कोर्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पीएचडी के स्टूडेंट उन 200 वर्डों में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और एज फैक्टर वाले पॉइंट्स को ध्यान से समझ लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करते करते। और यदि किसी ने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है, उनसे दरख्वास्त है इस वीडियो को अच्छे से समझिए, आने वाली वीडियो को भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और तब सवाल कीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो में बनाता नहीं, मेरे किसी वीडियो पर एक कमेंट आया मेरे मित्र का, मैं उसको मित्र ही कहूंगा, उन्होंने मुझको जानकारी दी कि यहाँ के फॉर्म निकले हैं। तो उन मित्र का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है जिन्होंने मुझे बताया इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला है, और उनके बताते ही ये आपको वीडियो भी प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार की आपको कोई जानकारी है तो जरूर शेयर कीजिए, उस पर वीडियो बनेगा, आप तक सूचनाएं पहुंचेगी। और जो भी जरूरतमंद विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनके कोई भी सवाल, टीका टिप्पणी हो मेरी किसी भी वीडियो को लेकर,
एक दरख्वास्त यही करूंगा कि जब आप सवाल करते हैं तो कम से कम ये जरूर बताइए कि आपने किस वीडियो के संदर्भ में सवाल किया है या फिर किस इंफॉर्मेशन के विषय में सवाल है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का वीडियो डालता हूँ, लोग उसमें जम्मू कश्मीर के सवाल करने लगते हैं यूनिवर्सिटी के या फिर गुजरात यूनिवर्सिटी को, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ जवाब देने के लिए कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं। इसीलिए जिसका सवाल है उसी वीडियो के कमेंट में देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। इस यूनिवर्सिटी के वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, इसके तुरंत बाद एक वीडियो आपको और मिलेगा, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में। ये प्रवेश परीक्षा के विषय में नहीं होगा बल्कि प्रवेश परीक्षा के आ चुके परिणाम के विषय में होगा। उसकी हम बात करेंगे क्योंकि 3 विषयों का परिणाम आ चुका है, उसकी बात करेंगे। उस वीडियो का वेट करिए। इस लंबे चौड़े वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना का ख्याल रखिएगा। नमस्कार और जय हिंद, सलाम।